हेलो स्टूडेंट, सारा कंसंट्रेशन यूनिट आप लोगों को बता दिए जो भी ज़रूरत सॉल्यूशन में था। अब सॉल्यूशन का जो भी सिलेबस में है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कितने टाइप का सॉल्यूशन है या फिर हेनरीज लॉ। तो बहुत सारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक एक करके समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होना चाहिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, कभी सोचे हैं? तो इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में यदि आप सोचिए तो 6 टाइप का होता है, लेकिन हम लोगों के बुक में वो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसीलिए हम भी चर्चा वही कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर लिख लें ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है ये मेनली 7 टाइप्स के ही होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन ये करना है, जो आपके बुक में 9 टाइप का होगा तो उसमें ज़रा देखिए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, तो एक एक पॉइंट देखना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? ओनली 7 टाइप्स के। आपके बुक में कितना दिया गया होगा? 9 टाइप का। तो ज़रा यहाँ पर सर का सोच देखिए, बहुत सारे बुक में लिखा है, मैकमिरी एंड फे, बहुत सारे बुक में लिखा है, फॉरनर बुक में। तो आप 7 टाइप्स का ही सॉल्यूशन पढ़ें ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे गैस इन गैस, तो गैस इन गैस जो होगा तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, जो कभी भी गैस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में रहे, ठीक है ना, उसके लिए एग्जाम्पल, वेस्ट एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एयर ले सकते हैं, जैसे O2 रहता है, N2 रहता है, फिर और करके अदर गैसेस रहते हैं। तो अदर गैसेस जो रहते हैं तो वो सारा एग्जाम्पल आपस में जो होमोजेनियस मिक्सचर रहता है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस। फिर सेकेंड एग्जाम्पल गैस इन लिक्विड। तो गैस जब लिक्विड में डिजॉल्व हो, तो ये जो राइट साइड वाले लिखे हैं, ये जो राइट साइड लिखे हैं, ये सारे राइट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट को। ये जो लेफ्ट साइड लिखे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब ले सकते हैं, ठीक है ना। कार्बोनेटेड वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक में क्या वाटर और CO2 डिजॉल्व रहता है, तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल। जो लिक्विड में गैस घुला हुआ है तो लिक्विड में वाटर मान सकते हैं, इसमें CO2 डिजॉल्व रहता है, तो इस तरह से कार्बोनेटेड वाटर ले सकते हैं। फिर थर्ड एग्जाम्पल गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड आप पढ़ चुके हैं, ये जो H2 इन PD मेटल, नहीं तो H2 इन PD मेटल जो रहता है वो क्या सॉलिड के फॉर्म में है, PD, H2 किस में है? गैस के फॉर्म में है। बिल्कुल ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक में बहुत जगह इस तरह का यूज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिक्विड इन लिक्विड, तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेंजीन इन टॉल्यूइन। और ज़्यादा एग्जाम्पल लेना है तो गैसोलीन ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर लिक्विड इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड में डेंटल एमलगम में यूज होता है, जैसे कि HG इन AG, नहीं डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। तो ये किस फॉर्म में है बताइए? सॉलिड फॉर्म में। ये किस में है? लिक्विड में। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? ये आपका सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। उसी तरह से लिक्विड इन गैस भी होना चाहिए। लिक्विड इन गैस का जो भी एग्जाम्पल दिया गया है, तो मान लीजिए 1-2 एग्जाम्पल लेके कभी भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए। वो उसका जो कंपोनेंट है, गैसियस कंपोनेंट या जो भी है, इस तरह से कह सकते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट जो दोनों जो है होमोजीनियसली आपस में मिक्स नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लिक्विड इन गैस नहीं लिए। जरा देखिए लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल नहीं लिए, जो आपस में उसका जो कंस्टिट्यूएंट रहता है आपस में होमोजीनियसली मिक्स
नहीं हो पाता है इन जनरल। एक दो एग्जाम्पल से वो टाइप कभी भी नहीं बनते हैं, याद रखेंगे। फिर इस तरह से सॉलिड इन लिक्विड में, तो सॉलिड इन लिक्विड के लिए आप सी वाटर ले सकते हैं, समुद्र जल, ठीक है ना। तो वाटर तो है ही वहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में, और बहुत सारा उसमें सॉल्ट वगैरह सब रहते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जो वो किसके रूप में है, सॉल्यूट के रूप में। सॉलिड इन सॉलिड, जैसे मेटल एलॉयज, उसमें हम 14 कैरेट गोल्ड ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, 14 कैरेट गोल्ड, ठीक है। तो ओनली इतना ही टाइप का आपको सॉल्यूशन होता है, लेकिन याद रहे ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ही अकॉर्डिंगली सर लिखे हैं। सॉल्यूशन का टाइप वैसे 6 होता है, ठीक है ना। जैसे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड होता है, वो सब का चर्चा हम अलग से करेंगे, जो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। लेकिन फिर एक बार, जो ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अभी स्टडी किए हैं, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इसमें हम लोग अभी जो फिलहाल पढ़ेंगे, तो मेनली अभी जो पढ़ना है तो गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, गैस इन लिक्विड के बारे में। लिक्विड इन लिक्विड के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, और सॉलिड इन लिक्विड के बारे में भी पढ़ना है। ये आप देखेंगे, ध्यान देंगे, जो लिक्विड में जो सॉलिड डिजॉल्व रहता है वो भी हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह से पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज़ हम लोग वहाँ पर स्टडी करते हैं। तो मेनली जो फोकस करना है अभी हम लोगों को, तो क्या करना है फोकस, ये जो सेकेंड टाइप है गैस इन लिक्विड, नहीं, उसके बाद क्या है बताएंगे, लिक्विड इन लिक्विड है, उसके बाद क्या है, सॉलिड इन लिक्विड है। तो यही 3 टाइप का हम लोग को स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इतना जानने के बाद आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। जो सर आप अभी बोले हैं गैस इन लिक्विड पढ़ना है, हम उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट लिख लिए होंगे। अब ये गैस इन लिक्विड में, गैस इन लिक्विड में जरा देखिए, गैस इन लिक्विड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैस इन लिक्विड। अब इसके लिए हेनरीज ने किए थे, जो हेनरीज लॉ आप लोग पढ़ते हैं, और बहुत बेहतरीन चीज़ बताए। उनका ऑब्जर्वेशन हम सही तरीके से यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन चीज़ बताए थे। कुछ ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है, वो बेचारे बोल के कुछ गए, कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं कुछ और, थोड़ा ये सब समझने की ज़रूरत है। तो उसके गैस इन लिक्विड को समझने के लिए हेनरीज ने देखिए कैसे सोचे। सबसे पहले ये मूवेबल पिस्टन लिए, नो डाउट ये मूवेबल पिस्टन में, इसमें इस तरह से सोचे, ये लिक्विड है, गिवन लिक्विड है, कुछ भी वाटर मान लीजिए, सपोज दैट ये गैस है। अब इसमें CO2 भी मान सकते हैं। तो नो डाउट यदि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर प्रेशर, यदि अप्लाइड प्रेशर कुछ भी दे रहे हैं, तो जैसे जैसे आप प्रेशर यहाँ पर ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये गैस लिक्विड में क्या होते जाएगा, डिजॉल्व होते जाएगा और सॉल्यूबल होते जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जो सर इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, इस पर जो प्रेशर ऑफ गैस है, एवं हम लिक्विड सॉल्यूशन, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है उस पर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बिल्कुल जितना प्रेशर लगेगा उतना ही मास ऑफ गैस डिजॉल्व होगा। तो बिल्कुल सही हेनरीज ने बोले थे, और इसको बहुत अच्छा से एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किए थे। तो जरा देखें, यहाँ पर इनका स्टेटमेंट लिखते हैं, जो सारा टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स रखे थे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास से बेटर रहेगा अमाउंट ही लिख दीजिए, अमाउंट ऑफ गैस
dissolved in a given volume of liquid is directly proportional to pressure of gas above liquid solution। वास्तव में हेनरीज जो थे वास्तव में यही बोल के बेचारा गए थे, ठीक है ना। इसमें कुछ और अलग तरीके से नहीं समझें, इसमें बहुत कुछ डिस्कशन आप लोगों को करवाएंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एवं लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब जितना प्रेशर एग्जर्ट होगा उतना ही मास ऑफ गैस इस लिक्विड में डिजॉल्व होगा। अब इसको इतना लिखने के बाद हम उम्मीद करते हैं आप लोग सारे स्टूडेंट लिख लिए होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। इसको मिटा सकते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। मास ऑफ डिजॉल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एवं लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तो जानकारी वही लिए हैं। अब यहां पर जरा समझिए, ये मास ऑफ डिजॉल्व गैस जो भी गिवन लिक्विड में है, तो ऐसा हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर के प्रेशर ऑफ गैस लिख सकते हैं सर। और सर इसको इस तरह से कह सकते हैं, जो ये मास ऑफ डिजॉल्व गैस है इसको मोलर मास ऑफ डिजॉल्व गैस से डिवाइड करेंगे। मोलर मास ऑफ डिजॉल्व गैस, जैसे कि हम CO2 लेते हैं तो उसका वेट कितना डिजॉल्व हुआ और उसका मोलर मास कितना होता है, समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, इधर डिवाइड कर देंगे तो ये प्रेशर ऑफ गैस, यदि इधर डिवाइड करेंगे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये दोनों को, ये मास है, मास बाय मोलर मास, इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस। अब ये K बाय M डिजॉल्व गैस, इसको हम K डैश मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, K डैश। फिर प्रश्न यह रहा है जो सर ये तो पता है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिजॉल्व गैस डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब कहेंगे कैपिटल N है क्या, कैपिटल N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन लिक्विड, लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन लिक्विड। क्या समझ में आ गया। अब ये जो है टोटली जो है यहाँ पर देखिए K1 है, तो इस यहाँ पर तो आप इसको कांस्टेंट माने, फिर n से डिवाइड करके ये फिर नया कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ डिजॉल्व गैस डिवाइडेड बाय कैपिटल N, इसको K नया रेट कांस्टेंट होगा, K22 प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा। अब इतना जानने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस बाय कैपिटल N, इसको यदि इधर लाएंगे तो बताइए तो क्या होना चाहिए, बताइए 1 बाय K डबल, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपको कांस्टेंट मान लिए, ये भी एक तरह से क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा। अब बताइए तो क्या होना चाहिए, प्रेशर ऑफ गैस 1 बाय K डैश को हम लोग क्या मान लेंगे KH, क्या मानते हैं KH, एंड डिजॉल्व गैस बाय कैपिटल N। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात यहाँ पर समझना है, जो नंबर ऑफ डिजॉल्व गैस डिवाइडेड बाय गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, इसको अच्छा से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व गैस लिखना चाहेंगे। मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस प्लस कैपिटल N। अब इसमें इतना जानने के बाद बताइए, यहां पर नीचे में तो यही है, इसका मतलब ये कैंसिल है। इसका मतलब ये कहने का मतलब हुआ जो सर कैपिटल N जो है जबरदस्त ग्रेटर देन स्मॉल n dg। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व गैस का सर ये भी लिख सकते हैं, किसके लिए, डिजॉल्व डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए,
डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस डिवाइडेड बाय यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन लिक्विड कैपिटल एन। ये कब संभव है? तो सर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब पूरा अच्छा से समझने की कोशिश करें। सर आप तो ये बताए जो ये जो है फॉर्मूला इस तरह से है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हेनरीज कहता है बेटर रिजल्ट दे सकता हूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। मैं बेटर रिजल्ट दे सकता हूं किसमें? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं, तो सर इसके जगह पर ऐसा लिख सकते हैं, तो प्रेशर ऑफ गैस KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कह सकते हैं। अब इतना जानने के बाद यहां पर थोड़ा और अच्छा समझने की कोशिश करिए। इसको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जिनको लिखना है लिख लें। यहां पर इस तरह से है, प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या होता है लिख लें लैंग्वेज में। प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सॉल्यूशन। KH के बारे में क्या लिखेंगे? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH के बारे में क्या लिखेंगे? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और XDG मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस। क्या इतना समझ में आ गया? फिर आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। ये सारा कुछ समझने के बाद यदि KH के बारे में सोचना चाहें, ये KH क्या है, ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो यहां पर जरा समझें। तो यहां पर लिख लें KH क्या है, या KH डिपेंड्स अपॉन। KH को क्या कहते हैं बताएंगे? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट इस तरह से तो समझे, ये प्रेशर ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस है। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जो सर ये किस पर डिपेंड करेगा? तो KH डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ गैस। सेकेंड यहां पर नेचर ऑफ लिक्विड मतलब कि सॉल्वेंट। थर्ड टेम्परेचर। थर्ड क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड आप याद करिए, अभी अभी जो हम प्रूफ आपको बताए हैं उसमें क्या मोलर मास ऑफ डिसॉल्व गैस था कि नहीं? उसमें मोलर मास ऑफ डिसॉल्व यहां पर मिटाए हैं, वहां पर देखिए मोलर मास ऑफ डिसॉल्व गैस था। इसका मतलब मोलर मास डिफरेंट गैस का डिफरेंट होता है नहीं? तो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट KH का वैल्यू होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। उसी तरह से नेचर ऑफ लिक्विड, तो नेचर ऑफ लिक्विड में आप देखिए यहां पर मोल से डिवाइड किए थे कि नहीं? तो मोल W/m होता है कि नहीं? तो ये भी m पर डिपेंड करेगा कि नहीं? मास ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, तो वेट ऑफ लिक्विड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड। तो मोलर मास ऑफ लिक्विड यदि डिफरेंट रहेगा तो क्या ये वैल्यू डिफरेंट होगा कि नहीं? ये वैल्यू डिफरेंट होगा तो ये भी डिफरेंट होगा कि नहीं? यहाँ पर इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो सर आप ये जो सारा कुछ बताए हैं तो इस तरह से हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि K डबल डैश में देखेंगे आप, यहाँ पर हम जस्ट मिटाए हैं, उसमें कैपिटल N इन्वॉल्व है। अब इतना जानने के बाद ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन तो मिला ही टेम्परेचर बढ़ाने से। याद रखिए टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो ये तो बेचारा एट इक्विलिब्रियम प्रेशर लेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये पार्ट क्या होगा? मतलब कि जो गैस जो उसमें डिसॉल्व है उस लिक्विड में वो धीरे धीरे घटेगा टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे, क्योंकि डिसॉल्व गैस बाहर आएगा। अब यहां पर एक तरीके से और देख सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ, या ऐसा कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस। ध्यान दीजिएगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व गैस यहाँ पर क्या बताए हैं? कैपिटल है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो लिक्विड में गैस मॉलिक्यूल है वो क्या आएगा? बोलिए बाहर आएगा, जिससे
ये वैल्यू क्या होगा, ये यदि कम होगा उस डिजॉल्व गैस में तो ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अब ये कम होगा एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, इसको फिक्स कर देते हैं प्रेशर ऑफ गैस को। इसको घटने से ये बढ़ेगा कि नहीं, इसको घटने से ये बढ़ना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज सीख लिए। क्या सीखे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये सीख लिए, जो हायर द वैल्यू ऑफ KH लो विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ऐसा कर सकते हैं। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर में यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं, इसको मिटा लेते हैं, तो इसमें अच्छा से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिखिए, हायर द KH वैल्यू लो will be solubility of gas in liquid, जो भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब यहां पर इस तरह से तो हम लोग कह सकते हैं। दूसरा चीज क्या समझे, टेम्परेचर बढ़ाने से ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि H भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये अभी हम आपको समझाए हैं, और कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जरूर जवाब देंगे। तो इस तरह से हम सारा कुछ समझे, फिर यदि आगे प्रोसीड करते हैं तो ऐसा समझेंगे। सबसे पहले ये सारा पॉइंट तो हम लोग सीखे, लेकिन कोई भी चीज में यदि बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट रहता है तो निगेटिव पॉइंट भी रहता है, जिसको हम लोग निगेटिव पॉइंट को लिमिटेशन के रूप में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, लिमिटेशन। तो लिख लें लिमिटेशन ऑफ Henry's law, लिमिटेशन ऑफ Henry's law। अब फर्स्ट लिमिटेशन यही कहेंगे, ध्यान दीजिए। Henry's law बहुत अच्छा से समझिए। Henry's law gives better result in dilute solution। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जितना आइडियल बिहेवियर रहेगा तो कोई भी गिवन है उसमें कोई भी गैस का सॉल्युबिलिटी हो रहा है, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन यदि है यहाँ पर, तो आप क्या कह सकते हैं बताइए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत अपार्ट रहेंगे, जिससे आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो किसी भी तरह का उस तरह से परमानेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, गिव्स बेटर रिजल्ट, ठीक है ना। तो ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल समझ गए। सेकेंड पॉइंट, हेनरीज लॉ, हमेशा ध्यान दीजिएगा। हेनरीज लॉ, फिर लिखेंगे गिव्स बेटर रिजल्ट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब इसको समझना जरूरी है। जैसे यहां पर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये सब क्या है जरा समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यहां पर लो प्रेशर, जितना लो प्रेशर होगा, इसको अच्छा से समझिए,
लो प्रेशर जितना होगा, यहाँ से प्रेशर जितना लो देंगे उतना ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगा। तो एनी हाउ उसमें सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए, जिससे कि ये हो जो आपको कभी भी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन रहे। दूसरी बात ये है, यदि मान लीजिए यहाँ पर आइडियल कैरेक्टर लाना है तो एनी हाउ मॉलिक्यूल्स इतना अपार्ट होना चाहिए जिससे कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगे। हाई टेम्परेचर, तो जितना इसका हाई टेम्परेचर रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा रहेगा, उतना ही अपार्ट रहेगा। तो जितना अपार्ट रहेगा उतना ही किसको फॉलो करेगा, हेनरीज लॉ। अब तीसरा कंडीशन है जो ऐसा ना हो जो हेनरीज लॉ में जो गैस जो भी लिए, जैसे CO2 है, H2O आपस में रिएक्ट करके एक परमानेंट कंपाउंड बना दे, फिर वो ब्रेक नहीं हो वाटर में। जैसे कि एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, ए गैस रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर ही ले लेते हैं लिक्विड में, वाटर, देन Henry's law is not applicable। क्या सारे स्टूडेंट को समझ में आया? ये सारा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ऐसा ना हो, ये पॉइंट को अच्छा से समझा दे रहे हैं। चलिए दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CO2 आपस H2O में रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O CO3, लेकिन फिर ये बॉन्ड ब्रेक करके ये क्या बना सकता है बताइए, CO2 प्लस H2। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, नहीं कोल्ड ड्रिंक में CO2 और वाटर उसमें क्या रहता है, डिजॉल्व, और जब ये उसका ढक्कन खोलते हैं उसमें से CO2 क्या हो जाता है, देखते हैं ना, स्केप हो जाता है। इसका मतलब CO2 यहाँ पर परमानेंटली बॉन्ड नहीं बनाया रहता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए H2 है, तो H2 है और प्लस H2 आपको ये और प्लस Cl2, ये आपको तो 2HCl बनाता है ना। ये जो 2HCl बनाता है, या H2 को ऐसे समझिए ना, एक मिनट, HCl जो है इसको बनाएगा H प्लस और Cl माइनस एक्वस बनाएगा। ये H प्लस और Cl माइनस एक्वस बनाएगा। देखिए HCl अपना सारा का सारा प्रॉपर्टीज खो दिया। कभी भी अब यदि आप इसको किसी भी वेसल में रखें, ठीक है ना, उसको क्लोज रखें, ओपन रखें, ठीक है ना, तो मान लीजिए कभी भी ये HCl फिर नहीं बनेगा, क्योंकि अपना HCl प्रॉपर्टीज ही खो दिया। ये किस में आ गया, आयन में। लेकिन ये फर्स्ट केस में ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल कह सकते हैं इसमें हेनरीज लॉ अप्लाई होगा, इसमें हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं गैस यदि रिएक्ट कर जाएगा वाटर से तो हेनरीज लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। तो हमको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। ये जितना भी लिमिटेशन था तो बहुत ही बेटर वे से आप समझ गए होंगे। अब इसमें इतना जानने के बाद थोड़ा आगे और प्रोसीड करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये पूरा का पूरा आपके लिए हेनरीज लॉ के लिए थ्योरी हुआ, और इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से बनाएंगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला लाए हैं, डिराइव करके याद करिए, PA = KH × XA, ऐसा लाए हैं, याद करिए। जस्ट प्रूव किए थे हेनरीज लॉ में बाय कंसेप्ट। अब इसमें एक दो पॉइंट देखना है, सारा का सिग्निफिकेंस जान रहे हैं, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये प्रेशर ऑफ गैस एवं लिक्विड सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस, क्या है, और वो मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस हमेशा याद रहेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। क्वेश्चन में लिखिए व्हाट शुड बी pressure exerted on 7.8 kg benzene, 7.8 kg benzene, so as
so as to dissolve so as to dissolve 0.32 ग्राम CH4 ऐसा है। यहाँ पर KH का वैल्यू दे दिया गया है। हमेशा याद रखिएगा KH जो है ये टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस 10 टू द पावर 4। यहाँ पर फिर से समझिए टेम्परेचर दिया रहना चाहिए, वो जो भी टेम्परेचर रहे। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उससे KH चेंज होता है, ये आपको हम बता ही चुके हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसका यूनिट यहाँ पर ATM दे दिए। क्या दे दिए यूनिट? ATM, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं है तो KH का वही यूनिट होगा जो प्रेशर का यूनिट है। तो ये उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लिए होंगे। फिर थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, जरा ध्यान दें। यहाँ पर सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, तो आपके पास तो फॉर्मूला है ही। देखिए तो फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए KH इंटू एक्स है। KH कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर 4 है। ये नंबर ऑफ मोल्स है और डिवाइडेड बाय कैपिटल N है ना। इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना है जो 1 इंटू 10 टू द पावर 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस के लिए वेट चाहिए। वेट तो बताइए कौन डिजॉल्व, किसको डिजॉल्व करना है? मीथेन को। उसका वेट कितना दिया गया? 0.3। मोलर मास कितना होता है? 16। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो बताइए 7.8 है कि नहीं। अब इसका वेट ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से इंटू करेंगे? 7.8 इंटू 1000 नहीं, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बोलिए? इसका वेट मोल फाइंड करने के लिए बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? 78। फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? इसका मोलर मास कितना होगा? 78 ग्राम। तो आप बिल्कुल पार्शियल प्रेशर यदि फाइंड करेंगे तो लगभग 2 ATM आएगा। कितना आएगा? 2 ATM। क्या सारे स्टूडेंट समझने की कोशिश किए? इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ समझने के बाद ये तो बेसिक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो 5 स्टार देकर। क्या ले रहे हैं? 5 स्टार। जरा समझिए 5 स्टार दे करके वो क्या है क्वेश्चन लिखें। सेकंड क्वेश्चन लिखें, 5 स्टार लगाइए। प्रोफेशनल एग्जाम में पूछ चुका है, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is equal to 0.8। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of N2 from air dissolved in 10 mole water if 5 atmospheric pressure, if pressure is 5 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बताइए तो? ये प्रेशर कितना है? 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको समझिए। KH का तो वैल्यू दिया ही गया है, टेम्परेचर आपको दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 है। यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में है इस तरह की बात है। देखिए ऐसा बनाएंगे, इसमें 10 मोल क्या है बताइए? वाटर है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसमें 5 ATM 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लग रहा है। अब ये 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये चीज ध्यान देना है जो सर आपको यहां पर मोल्स ऑफ क्या निकालना है? N। तो देखिए हेनरीज लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2
KH तो होगा, लेकिन जिसका पार्शियल प्रेशर होता है उसी का मोल फ्रैक्शन होता है। जिसका पार्शियल प्रेशर उसी का क्या होता है बताइए, मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 तो नहीं दिया गया है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए, आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आप डाल्टन्स लॉ से, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। तो टोटल प्रेशर कितना है, 5 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 0.8 इंटू 5 इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसमें ये तो पार्शियल प्रेशर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 4 लिख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, KH कितना दिया गया, 1 इंटू 10 टू द पावर 5। मोल फ्रैक्शन आप जान ही रहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, और सॉल्वेंट के रूप में कौन है, वाटर है, तो 10 मोल। नहीं, ये जान रहे हैं मोल फ्रैक्शन का। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। क्या इतना समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा कि नहीं? यस नो में जवाब दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब, हम आप लोगों को यही सिखाने की कोशिश किए, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, जिस गैस का प्रेशर फाइंड करेंगे उसी का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। वही जो कितना किया उसी से मतलब है। एयर में तो बहुत सारा मान लीजिए कंपोनेंट रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आखिर N2 कितना उस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ, इससे मतलब है। तो बिल्कुल आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो क्या कोई दिक्कत होगा? तो मेरे कहने का मतलब आप लोगों से यही है, जो खूब मन से पढ़िए। हम आप लोगों को वीडियो लेक्चर कोशिश करते रहेंगे अच्छा बना के देने के लिए, ठीक है ना? और जितना भी कमेंट में पूछना हो क्वेश्चन जरूर पूछिए, कोई भी दिक्कत होता है फिर कहेंगे, जरूर पूछिए। थैंक यू।